संवाद 2023 आईएनएच हरिभूमि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। संवाद 2023 एक ऐसा मंच है जिसमें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में सभी प्रमुख स्थानों पर जाते हैं और जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच एक सेतु हम बनने का प्रयास करते हैं। वो तमाम मुद्दे इस मंच से उठाने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे कहीं ना कहीं आवाज जो है वो दब कर रह जाते हैं, और उन मुद्दों के माध्यम से हम रूबरू कराते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को, ताकि उनके जो सवाल अनसुलझे रह गए हैं वो तमाम मुद्दों के जो उत्तर हैं वो आपके सामने आ सकें। तो इसी कड़ी में आज हम कोरबा पहुंचे, हमारी टीम, और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं एक सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे शुरू करता हूँ। मेरे साथ 4 खास मेहमान यहाँ पे हैं। महापौर राजकिशोर जी मेरे साथ में हैं। कोरबा की पहली जिम्मेदारी प्रथम नागरिक होने के नाते आपकी बनती है। मेरे साथ में सुरेंद्र जायसवाल जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और जैसे कि उनकी सेहत बता रही कि कांग्रेस का कुनबा भी ऐसी उनकी तरह बड़ा होगा तो कुनबा भी इसी तरह वो बढ़ाते जाएंगे जिस तरह से वो खुद रहे हैं। जोगेश लांबा जी है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जितने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं उतने ही मुखर व्यक्तित्व हैं इनका। राजीव जी हैं, राजीव सिंह जी बता रहे हैं कि हो सकता है भाजपा का कुनबा थोड़ा छोटा हो सकता है कद के हिसाब से, लेकिन पेट के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी कि वो भी कुनबा बड़े हो ताकि सुरेंद्र जायसवाल जी के बराबर पहुंच सके वो। तो आप चारों प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो महापौर होने के नाते सबसे पहले राजकिशोर जी, कोरबा को राखड़पुर क्यों कहते हैं? कोरबा को राखड़पुर के नाम से बुलाया जाता है। राखड़पुर कि पूरा कोरबा राखड़ से ढका हुआ है। कोरबा एक तो ऊर्जा धानी है, कोयला की खदानें हैं और कोयला से थर्मल पावर प्लांट चलते हैं जी। पूरे देश को बिजली सप्लाई करता है। तो जहां कोयला का खपत इतना होगा तो डेफिनेटली फ्लाई एश भी उसके बारे में। लेकिन राजकिशोर जी, इससे ज्यादा कोयले खपत तो भिलाई में होती है, लेकिन भिलाई को राखड़पुर नहीं कहते। कोरबा का नाम राखड़पुर क्यों दिया गया है? भिलाई में कोयला प्रोडक्शन नहीं होता है, कोरबा में कोयला प्रोडक्शन होता है। कोयला वहां भी उतनी ही मात्रा में आता है, प्रोडक्ट होता है। और पावर प्लांट्स यहाँ पर ज्यादा है, तो पावर प्लांट्स में कोयले की खपत ज्यादा होती है, तो उसी अनुपात में फ्लाई एश का भी बाई प्रोडक्ट होता है। जोगेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राखड़ के मामले में जैसे हमारे महापौर जी ने बताया, शायद 5वीं 6वीं का बालक ये अच्छी तरह से बता देगा। ये कोई कोयला का कंजम्पशन अभी शुरू नहीं हुआ, और ऐसा नहीं कि कोयले के बाद राखड़ नहीं निकलती थी। जब से कांग्रेस की सरकार आई है और ये महापौर बने हैं, इनको लग रहा है कि बिजली बननी शुरू हो गई, राखड़ वेस्ट हो रही है। प्रश्न ये है कि जब से इनकी सरकार बनी है, जहां खाली जमीन देखो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उस पर राखड़ को भरें, और उसके बाद यहां के राजस्व मंत्री तहसीलदार को निर्देश देते हैं कि मेरे किसी आदमी को भी आप कब्जा करने से नहीं रोक सकते। स्वयं जाकर कलेक्टर, एसडीएम को वहां नाराज होते हैं, और बाद में देखते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जमीन को और टेप लगाकर और उसका बटांकन करके अपने अपने उसमें ले रहे हैं। लेकिन जोगेश जी, इसमें आपका कितना योगदान रहा राखड़पुर बनाने में? राखड़ नहीं, क्योंकि हमने जब देखे यहाँ पे शहर में, तो एक यार्ड बनाया था कि डंपिंग यार्ड, वो कब का भर चुका है, उसकी लंबाई बढ़ाते गए, अब जहां मन चाहे वहीं पे जो है वो ऐश डाल दे रहे हैं। मैंने बताया ना, तो आपका भी योगदान निश्चित रूप से रहा होगा। नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम महापौर थे, भाई लखनलाल देवांगन जी महापौर थे, राखड़ का उत्सर्जन इस बेदर्दी से नहीं होता था। ये फ्लाई ऐश सीमेंट प्लांट में जाती थी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए जाती थी, लेकिन इनके आने के बाद कुछ भी कहीं करो, ये तो गनीमत है कि आपके बाड़ी कोला में ये राखड़ नहीं पटक रहे। स्थिति इतनी भयावह है कि पूरा शहर, अभी तो आप अच्छे मौसम में आए, थोड़ी सी जैसे हवा चलती है तो पूरा ट्रांसपोर्ट नगर, पूरा पुराना कोरबा, निहार का क्षेत्र, ये पूरा राखड़ से फट जाता है। सुरेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि आपका भी थोड़ा बहुत योगदान होगा नहीं करने में, राखड़पुर को राखड़पुर से कोरबा बनाने में, नहीं बनाने में योगदान होगा। मैं लांबा जी को बताना चाहता हूं जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, एनडीए की सरकार, तो उन्होंने जो है एक कानून पास कर दिया कि अब राखड़ के डैम नहीं बनेंगे। पहले राखड़ का डैम बनता था, उसमें पानी रखा जाता था,
उस पर पानी डाल के उसको जो है गीला रखा जाता था। और उसके बाद जैसा कि आपने भिलाई का बताया, तो भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पे कोल यूज होता है, लेकिन वो जो है कोल हाई क्वालिटी का कोल यूज होता है, उसका राखड़ का प्रतिशत नाम मात्र का निकलता है। और पावर प्लांट में जो है सबसे जो नीचे क्वालिटी का कोयला होता है वो यूज किया जाता है। और इसमें इनका कहना, यदि अब नया कानून इन्होंने ये बनाया है कि नया राखड़ बांध बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे कृषि का रकबा घट रहा है। जो लो लाइन एरिया है, लो लाइन एरिया कहीं भी गड्ढा है उसको पाटा जाए। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार चिट्ठी लिखा है कि इससे हमारे यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, इस पर विचार किया जाए, लेकिन एनजीटी इस पर जो है कोई विचार नहीं कर रही। एनजीटी को ऐसे लोगों को विचार नहीं करना चाह रहे। मेरी जो नागरिकों से एक अपील रहेगी कि आप तालियां बजाने के लिए स्वतंत्र, कृपया हुटिंग ना करें, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और उनका सवाल आप ही नहीं सुनेंगे तो फिर वो जवाब किसको देंगे। तो तालियां आप जितना जी भर के बजाएं, हुटिंग से बचें, ये मेरा एक विनम्र अनुरोध रहेगा। राजीव जी की तरफ आते हैं। राजीव जी कहते हैं कि कांग्रेसियों को भाजपा प्रवेश करने में आपकी बड़ी महारत हासिल है आपको। अभी पिछले दिनों कितना 76 कुछ प्रवेश करा दिया आपने अरुण साह जी को। तो ये जादू कैसे कर लेते हैं? क्या एक दिन कांग्रेस विहीन कर देंगे कोरबा को? जादू क्या करते हैं? सबसे पहले तो शैलेश जी, मैं यहाँ बैठे हुए अपने सभी साथियों को सावन के आखिरी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हूँ। भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, यही मनोकामना करता हूँ। शैलेश जी, आपने कहा मुझ में जादू है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जादूगर जो असली है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। वो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ऐसा जादू है कि जिनके विचार उनके कामों से प्रभावित होकर के, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर, उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम से प्रभावित होकर, उनके राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रभावित होकर के एक छोटा 4 साल से लेकर के 80 साल का बच्चा तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में और नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में बात करता है। तो ये उनका प्रभाव है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का प्रभाव है। और चूंकि लोग कांग्रेस से त्रस्त हो चुके हैं, आपने 15 साल में देखा जब हमारी सरकार थी तो एक विकास की गंगा बह रही थी। 15 साल के बाद करीब 4.25 साल जो कांग्रेस की सरकार है, अभी इस कांग्रेस सरकार में हमने अगर कुछ देखा है तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोषणाएं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, आपके नरेंद्र भाई मोदी के पास जी के पास में ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है कि कोई सीबीआई का दाग लगा हो, ईडी का दाग लगा हो, आईटी का दाग लगा हो, वो सारे दाग धुल जाते हैं? कौन सा पाउडर यूज करते हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना, नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसी तारतम्य में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना काम देश के लिए करते आ रहे हैं। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि ये कांग्रेस वाले जो हैं, इनके पास इनकी एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। और उस सीक्रेट के बारे में उन्होंने कहा था कि इनका सीक्रेट ये है कि ये जिनकी बुराई करते हैं उसका भलाई होता हुआ चला जाता है। और उसका ज्वलंत उदाहरण उन्होंने अपने आप को खुद को कहा था। तो ये तो जितनी बुराई करेंगे भारतीय जनता पार्टी उतनी ही ऊपर चलती चली जाएगी। अभी आदरणीय भाई सुरेंद्र जायसवाल जी बोल रहे थे केंद्र सरकार के बारे में। अरे, कांग्रेस सरकार का यह एक फॉर्मूला आ गया है कि सारा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पे फोड़ देते हैं। वो खुद क्या कर रहे हैं वो कभी नहीं बताएंगे, हमेशा बोलेंगे केंद्र सरकार की गलती है। अरे, राज्य में तो आपकी सरकार है और राज्य का और जिला का कोई भी विकास है नहीं। वो तो बता रहे हैं सुरेंद्र जी की चिट्ठी लिखते रहते हैं, लेकिन इन चिट्ठियों का भी पढ़ा नहीं जाता। नहीं, आपने तो ये पूछा कि राखड़पुर वाली बात जो पूछी शैलेश जी। नहीं, मैंने तो डिटर्जेंट पाउडर के बारे में पूछा था, उसके बारे में आपने नहीं बताया। नहीं, डिटर्जेंट पाउडर के बारे में मैंने बोला कि मोदी जी जो है स्वच्छ भारत का जो एक लेकर के चल रहे हैं अभियान, तो स्वच्छ भारत के लिए डिटर्जेंट पाउडर का होना बहुत जरूरी है और वो हमारे मोदी जी के पास है। सुरेंद्र जी, आप सहमत हैं? डॉक्टर साहब ने जो है किस डिटर्जेंट पाउडर का बात बोला है मैं नहीं जानता जी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चला गया, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। उसी पाउडर की तो बात हो रही है। ये बोलते हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है,
नहीं पता ये कैसा वॉशिंग मशीन रखे हैं, जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं किसके विरुद्ध जांच होनी चाहिए, ईडी भेजते हैं, जब वो भाजपा में चला गया तो मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो मैं क्या है, भारतीय जनता पार्टी वालों को जी। पहले जुमलेबाजी की, अच्छा भाषण देने की और धर्म की भाषा सिखाने की, फूट डालने की, किस तरीके से वोट अपने को बढ़ाना है, ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और हम लोग जो है, कांग्रेस के लोग जो है, ये सब जो है जुमला उमलाबाजी को नहीं जानते हैं। हम सीधा सीधा जनता की सेवा करते हैं और कोई भी चीज हम करते हैं तो कानून बना के करते हैं। चलिए मान लेते हैं कानून के साथ में, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि वो जो एक ऐसी गंगा बहा रहे हैं, चाहे विकास की कहें, चाहे वो कहें कि सारे दाग धुल के जो है उधर जाते हैं, तो जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री तक पाने की जो है क्षमता हो जाती है उनकी, भले वो कांग्रेस में आप क्षमता न दो उनको, वहां जाके केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। खैर, लेकिन मेरे पास दोनों महापौर हैं, आप दोनों की महती जिम्मेदारी के साथ में पूछना चाहता हूं, क्योंकि जोगेश जी आप भी रहे, अब तो राजकिशोर जी हैं। कोरबा शहर में बताया जाता है करीबन 9,000 ट्रेलर हैं, 9,000 ट्रेलर हैं कोरबा शहर के अंदर होता है, मतलब कोरबा में बताया जाता है कोरबा। उसके बावजूद एक बहुत पुरानी मांग है एल्यूमिनियम पार्क की। जिस तरह से कहा गया था कि पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करके एक एल्यूमिनियम पार्क दिया जाएगा, क्या ये मांग बन के ही रह जाएगी हमेशा के लिए? प्रयास तो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने मैंने वही कहा किया है। 20 सालों से ये प्रयास चल रहा है, लेकिन कब? प्रयास अभी भी है, उसको हमने छोड़ा नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग ही एल्यूमिनियम पार्क बनाने के लिए शुरू से मांग भी कर रहे थे, 15 साल अब आपकी सरकार भी है, तब से भी। तो प्रयास हमारा रहेगा कि यहाँ कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क जरूर बने। प्रयास ही रहेगा कि कभी ये अमली जामा भी पहन पाएगा, मूर्त रूप भी ले पाएगा? हमें उम्मीद रखते हैं बिल्कुल होगा। भाई अब जब आप तो पहले कह सकते थे कि लांबा जी की सरकार है इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे विधायक जी तो रोज धरने में बैठ रहे हैं, अब तो आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आपके वित्त मंत्री, आपके राजस्व मंत्री। अरे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के आगमन पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा विशेष की मांग की गई थी, और आपको मालूम है इस कार्यकाल में 2020 और 2021 जो 2 साल कोरोना वैश्विक महामारी के प्रभाव में पूरा देश ही रहा है, हमारे कोरबा भी रहा है, छत्तीसगढ़ भी रहा है, तो इसकी वजह से ये मान सकते हैं कि थोड़ा कुछ न कुछ विकास में रुकावट जरूर आया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी न सिर्फ एल्यूमिनियम पार्क बल्कि और भी दूसरे क्षेत्रों में भी इन वैश्विक संकट के बावजूद भी विकास कार्यों को हम तेजी से अंजाम दे रहे हैं। जोगेश जी आपका भी योगदान रहा है। एल्यूमिनियम पार्क के विषय को लेकर 4 दिन पहले मैंने यहाँ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा है कि जब वो विधायक थे, वो विधानसभा के अंदर मंत्रियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, चौक में, चौराहों में, हर जगह इस विषय को लेकर बात करते थे कि एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ रहने वाले लाखों मजदूरों को एक काम का अवसर मिलेगा, कोरबा आर्थिक रूप से उन्नति करेगा। लेकिन जब तक वो विधायक थे, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये पूरा राग लगाते रहे एल्यूमिनियम पार्क, एल्यूमिनियम पार्क। लेकिन विधायक से मंत्री जब बने और 4-5 साल हो गया, मैंने पत्र लिखा है कि विधानसभा में 5वें बजट सत्र में भी कहीं उसका उल्लेख नहीं, मानसून सत्र खत्म हो गया उसमें उल्लेख नहीं, और 5 साल मंत्री क्या किसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस के और एल्यूमिनियम पार्क की बात नहीं की। और ये बार बार हवाला दे रहे हैं कि कोरोना काल कोई निर्माण कार्य के लिए थोड़ी ना था बंद। अरे आप प्लानिंग करते, कोई काका बनाते, कुछ बैठ के जो टेबल पर बात होती, वैसा कोई काका इन्होंने नहीं बनाया। एल्यूमिनियम पार्क का खाली राग लगाते रहे और किसी भी प्रकार की, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में भी, और एल्यूमिनियम पार्क की जो योजना इनकी थी वो अब ये 3 महीने बाद खत्म। पार्किंग की आपने बात कही, मैं जब महापौर था मैंने जो जल संसाधन विभाग से एक आपत्ति पत्र लिया कि सोनालिया ज्वेलर्स के पास पार्किंग बनेगी तो कोरबा के जो हैवी ट्रैफिक है, जो 4 चक्के की गाड़ियां रोज बढ़ रही हैं, रोज मोटरसाइकिल बढ़ रही हैं, साइकिल, ऑटो, इस पर एक ठोस कार्यक्रम बने। जयसिंह अग्रवाल जी जब महापौर थे, विधायक थे, उनकी धर्मपत्नी महापौर थी। 15 लाख रुपया
और उस पार्किंग के लिए खर्च कर दिया गया 15 करोड़, और 15 गाड़ी वहां पर आज तक पार्क नहीं हुई। किसी ने अगर देखा होगा 15 गाड़ी और पार्किंग में पैसे का सिर्फ अपिया है। ये तो मान लिया कि राजनीति की भेंट चढ़ गई, लेकिन एक प्रमुख मांग जो है, ये जहां पे हम बैठे हैं टीपी नगर, सभी लोग जानते हैं कितना कंजेस्टेड एरिया है। ये मांग तो आपके समय से भी थी कि इसको बरबसपुर स्थापित किया और शिफ्ट किया जाए। बरबसपुर की बात नहीं थी, हमने कहा था क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर चारों दिशाओं में होना चाहिए। खाली ट्रांसपोर्ट नगर, अगर कोई गेवरा तरफ काम कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट नगर यहां क्यों आएगा? बालको वाला ट्रांसपोर्ट नगर यहां क्यों आएगा? वो बाहरी बार रिंग रोड होकर निकल जाए। इन्होंने बरबसपुर करके एक जगह है उसको चिन्हित किया। ये तो सूचना के अधिकार में सब लोगों ने निकाला है कि कांग्रेस के नेता, उनके सहयोगियों ने भरपूर तरीके से जमीन खरीद ली कि वहां ट्रांसपोर्ट नगर आएगा, ट्रांसपोर्ट नगर आएगा। और ट्रांसपोर्ट नगर आने के नाम से लोगों को लालच दिखाया और जमीनें खरीदी, कुछ जमीनें बेची ताकि आने वाले समय में जमीन। ट्रांसपोर्ट नगर बना, मैंने आपत्ति की। ट्रांसपोर्ट नगर बना रहे हैं, वहां मॉल बना रहे हैं, वहां रहने के लिए बना रहे हैं, और 12-12 हजार स्क्वायर फीट का, 8-8 हजार स्क्वायर फीट का ये प्लॉट काट रहे हैं। किसके लिए? अरे जो डेंटर है, जो पेंटर है, जो टायर बनाने वाला है, जो पंचर बनाने वाला है, इनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, और खाली बड़े लोगों के सोचकर ताकि वो पैसा देके और जमीन खरीदें और अगल बगल की जो सैकड़ों एकड़ जमीन है उसका लाभ मिले। ये सामने आएगा थोड़े दिन बाद, और आम जनता जानती है। लेकिन आप ही राजकिशोर जी आपकी बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है 12 हजार के प्लाट, फुट के प्लाट काटे, छोटे ठाने। इनको उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी ले लेना चाहिए। उनकी जानकारी अपर्याप्त है, मैं ही कहूँगा। सभी वर्गों के लिए ख्याल है और प्रोसेसिंग में है, इनको ख्याल नहीं है। लेकिन हमारे नेतागणों ने इसके बारे में विशेष रूप से सोचा कि कोरबा के अंदर जो कोयला की गाड़ियां हैं, जो बड़े हेवी व्हीकल्स हैं, वो कोरबा शहर के अंदर न घुसे, इसके लिए भरपूर प्रयास किया। और ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर बनाने का प्रोजेक्ट अभी भी कैंसिल नहीं हुआ, वो भी है, अभी टेक्निकल कोई भी कारणों से पड़ा है। इसके साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, हमारे नेतागणों ने, खास करके विधायक जय सिंह अग्रवाल जी ने, कोरबा में बड़ी गाड़ियां न आए इसके लिए अपने व्यक्तिगत लेवल से भी बहुत प्रयास किया। अभी आपको मालूम होगा एसीएल के CSR से, ये सरमंगला से पीछे सरदा से नहर रोड का काम, लेकिन गाड़ियां इधर न आ सके, उनका यही प्रयास रहता है। तो राजकिशोर जी, लेकिन आपसे यहाँ के व्यापारी बड़े खुश है, खासतौर पर जो लाइट बेचते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि यहाँ की सड़कों में लाइट ही नहीं जलती तो बिजली की बिक्री बहुत होती है। शैलेश जी, एक लाइट बहुत बिकते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं शैलेश जी जो है पिछले ये लामा जी के कार्यकाल का ही देन है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उन्होंने EESL एक कंपनी है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के रायपुर से उनके साथ MOU हुआ कि यहाँ कोरबा में LED लाइट लगाएंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन था उस MOU का, जो उसका आज भी हम भुगत रहे हैं। वो उन्होंने जो लाइट लगाया, लाइट जो खराब होती है उसका कंप्लेंट करते हैं, वो कंप्लेंट जो है उस कंपनी का लॉज होता है हैदराबाद में। हैदराबाद से फिर वो रायपुर अपने हेड ऑफिस को कन्वे करता है, ये कंप्लेंट आया, फिर वहाँ से रायपुर आता है। तो ये काफ़ी डिले हो जाती है। हमारे कार्यकाल में मैं खास करके बताना चाहूँगा, कम से कम 20 पत्राचार किए, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमारे निगम से अनुशंसा किया गया, पेमेंट रुकने का अनुशंसा किया। अब जाके थोड़ा सा सुधार उसका आया है, अभी सुधार हो गया बोल रहे हैं अभी। शैलेश जी, दो विषय पर इन्होंने कहा है कि प्रोसेस में है, एल्युमिनियम पार्क प्रोसेस में है, ट्रांसपोर्ट नगर प्रोसेस में है। कोरबा की जनता ये चाहेगी कि इनका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो देखना चाहेगी आम जनता कि कहां पर ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं और कब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में वो इनका जो प्रोसेस है बाहर निकलेगा। कोरबा की जनता इनका प्रोसेसिंग प्लांट देखना चाहती है। राजकिशोर जी दिखाई, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे जी। क्या है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है किसी चीज में। आपने एल्युमिनियम पार्क की बात करी तो ये बात को घुमाएंगे। मैं एल्युमिनियम पार्क का बताता हूं। एल्युमिनियम पार्क सच में इसको राजनीतिक चश्मा से नहीं देखना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इच्छा शक्ति हमारी है
तो बाल्को जो है केंद्र सरकार के अधीन है, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है। प्राइवेट में किसने दिया? इन्होंने दिया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया। उसमें जब तक जो है केंद्र सरकार सहमति नहीं देगी, या जिस अनिल अग्रवाल जी को इन्होंने बेच दिया है वो सहमति नहीं देगा, उसका तो पूरा एल्युमिनियम सब जगह बिक रहा है, वो क्यों यहाँ पे जो है एल्युमिनियम पार्क खोलने देगा? मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। एक मिनट, मैं आप बोलते हो चुप हो, आप बोले तो मैं आपको टोका, तो बोलने दो भाई, बोलने दो, बराबर मौका मिलेगा। सुरेंद्र जी बोलिए। तो ये जो एल्युमिनियम पार्क है ना सर, इसको जो है हर नागरिक चाहता है। अच्छा, ये नेताजी लोग टेनिस के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जिसके पानी में बॉल गई वो दूसरी तरफ लौटा देता है, ये तेरी बॉल थी, वो उधर लौटा देता है, ये तेरी बॉल थी। समस्या जहां पे आई दूसरी तरफ लौटा, ये इनके कार्यकाल की देन है। कोरबा का कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, सब लोग चाहते हैं एल्युमिनियम पार्क यहाँ खोले। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि एल्युमिनियम पार्क के लिए केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए, अब इनकी 15 साल सरकार थी, उस 15 साल में डबल इंजन, ये लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, तो 10 साल तो डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं एल्युमिनियम पार्क बनाए? बताए ना क्यों नहीं बनाए? बता रहे हैं। ये सुनिए, एक मिनट सुनिए जी। दूसरा, इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर की बात करी, साथ में आरोप भी लगा दिया, सारे अखबारों ने छापा है, मैंने आरोप लगाया था कि 14 भारतीय जनता पार्टी की इस व्यक्ति की जमीन वहां पर है। बाद में उसके लिए माफी मांगी थी। एक मिनट जवाब दे, आपको पूरा समय मिलेगा भाई, और नहीं तो बोलो तो मैं बोलना बंद कर दूं। आपके सारे अखबारों ने छापा है जी। उसमें एक हमारे मोदी जी बैठे, उन्होंने लिखा भाई मेरे को नोटिस दिया, नोटिस दूंगा बोला, तो मैंने कहा कि भाई आप नोटिस दे सकते हो, राजस्व अभिलेख में आपके नाम है और आज भी तारीख में आपके नाम है, इसलिए मैं आपका नाम लिखा हूं। भाई आपको राजस्व अभिलेख आपको सुधार कराना चाहिए अपनी संपत्ति का, मैं थोड़ी कराऊंगा। जमीन तो कोई भी ले सकता है भाई, हिंदुस्तान के अंदर हर नागरिक ले सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना। बोलिए अब आपको जो बोलना है। बहुत अच्छी बात। आप स्वयं राजस्व मंत्री जी के बहुत बड़े चहेते हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये बात प्रमाणित होती है। इन्होंने राजस्व अभिलेखों को देखकर गोपाल मोदी और नवीन पटेल पर आरोप लगाया, और बाद में ये हुआ, उन्होंने कहा कि 25 साल पहले और वो जमीन खरीदी गई थी, ऐसे नवीन पटेल ने भी कहा। इसका मतलब है कि आज भी राजस्व अभिलेखों में सब गड़बड़ जाना चल रहा है, जमीन किसी के नाम पर, और आपका कंप्यूटर और वो सिर्फ भुइयां कार्यक्रम अलग चल रहा है। मतलब आप खुद बता रहे हैं कि सरकार में राजस्व मंत्री का जो विभाग है वो भगवान भरोसे चल रहा है। पहली बात, अगर वो दुरुस्त होता तो निश्चित रूप से आप गोपाल मोदी के ऊपर ये हस्तक्षेप नहीं लगाते। ये हस्तक्षेप तो आपको अपने राजस्व मंत्री के ऊपर लगाना चाहिए कि आपने दस्तावेजों को समय पर दुरुस्त क्यों नहीं मैं लूंगा किया। जवाब, लेकिन राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच, इस मुद्दे पे राजीव जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। देंगे इनका जवाब। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पर। देखिए शैलेश जी, जी ये अभी मैंने आपको जो पहले सवाल का जवाब जो दिया था, जी सुरेंद्र जायसवाल जी पुनः केंद्र सरकार पे आ गए कि केंद्र सरकार सहायता नहीं देती है एल्युमिनियम पार्क बनाने में। अरे केंद्र सरकार तो जिस जिस चीज में सहायता इनको दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आई, 3 साल तक केंद्र सरकार यहां के कांग्रेस सरकार को पैसा भेजती रही, 3 साल तक कांग्रेस सरकार ने उस पैसे का इंटरेस्ट खाते रहे, और 3 साल बाद वो पैसा वापस लौटा दिए कि हमारे पास राज्यांश नहीं है। जब हम सहायता दे रहे हैं तो आप सहायता, गरीब कल्याण योजना का चावल पूरा यहां भारतीय जनता पार्टी वाले जो है पूरे देश को 80 करोड़ जनता को दे रही है, 80 करोड़ जनता को दे रही है। यहां कितना घोटाला हो रहा है आप जाकर के एक एक सोसाइटी में जाकर के पूछ लीजिए, यहां पे सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। धान खरीदी में ये अपना सीना ठोक रहे हैं। अरे पहले ही केंद्र सरकार ने 90% जो है पैसा इनको दे चुके हैं, और ये करीब आज
11,000 करोड़ देते हैं, जिसमें 57,000 करोड़ केंद्र सरकार देता है, तो अपना ठीकरा फोड़ते, अपना सीना ठोकते हैं कि हम दे रहे हैं सब चीज। तो ये तो इनकी रीति नीति है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे मजदूर भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा गौठान में लगा दे रहे हैं। ये कहां का अन्याय है? ये कहां का न्याय है? और एक सरकार जब आपको, केंद्र सरकार जब सारी सुविधाएं दे रही है, तो आप सुविधाएं लेने के लिए तैयार नहीं है उसमें भी, और हर चीज का ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ रहे हैं आप। और स्मरण करा दूं, जब पहली बार जयसिंह अग्रवाल जी ने एल्युमिनियम पार्क की बात की थी, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2010-11 से लगातार वो एल्युमिनियम पार्क की बात कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। उस समय जाकर केंद्र सरकार से अनुमति लेते, बालकों को मैंने वही कहा ना कि आप लोग टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। फिर से बॉल इनकी तरफ, तो एक बार बॉल उनकी तरफ, अब बॉल आपकी तरफ आ गई फिर से। लांबा जी, आपका जवाब दूं कि डॉक्टर साहब का दूं? किसी एक का दे दीजिए। आपका दूं कि उनका दूं? आपको तो जनता को जवाब देना है, जनता का हम दोनों को मत दीजिए, आपको जनता को जवाब देना है। आप जनता को जवाब दो। जब जो है केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने पूरे देश में जो है राजस्व अभिलेखों को जो है कंप्यूटरीकृत किया। सुन लीजिए पहले जवाब सुन लीजिए। जी बोलिए। पूरे देश में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जो है कंप्यूटरीकृत किया और ओपन डॉक्यूमेंट बना दिया कि कोई भी व्यक्ति, इसका भी जवाब दूंगा, इसका भी दूंगा जवाब। आप पहले सुन लीजिए, बाद में भी जवाब दूंगा। हाँ, अरे उसका भी जवाब दूंगा भाई। पहले लांबा जी का दूं कि आपका दूं? अरे आपका दूं कि लांबा जी का दूं? सुनिए, मैंने सुनिए एक बार सुनिए। सुन लीजिए। पहले उनका जवाब दे देता हूं, हाँ बोलिए। अरे तुम्हारी नामर्द सरकार थी क्या? कोर्ट के आदेश के बाद भी तुमने क्यों नहीं गिरफ्तार किया जयसिंह अग्रवाल को? क्योंकि जयसिंह अग्रवाल को राजनीतिक तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया, और जयसिंह अग्रवाल मर्दों की तरह ना तो छुपा, ना कहीं भागा, ना फरार हुआ। और चाहिए जवाब। नामर्द की सरकार थी क्या? सुनिए, मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से अनुरोध है। बैठिए। जी पढ़े लिखे लोग होंगे। बैठ जाइए। अरे मैंने कहा बैठ जाइए। अगर आपने कुछ कहा तो जवाब भी सुनने की हिम्मत रखिए। बहरहाल सर, एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूं, 156(3) एक ऐसी धारा है, कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर न्यायालय में परिवाद ला सकता है। न्यायालय ने जब उस मामले में जो है उन्होंने बरी कर दिया, सारे मामले खात्मे हो गए, उसके बाद इनके द्वारा जो है आरोप लगाना जो है न्यायालय का अपमान है। मैं तो कहता हूं यह न्यायालय का अपमान है। तो अब सवाल बहुत है, मुद्दे बहुत है। मुझे पता है मुद्दे आप लोगों के पास बहुत है, लेकिन समय हमारा सीमित है। मैं चारों जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे बेहद दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि जिस तरह से एक राजनेता में, एक जनप्रतिनिधि में जो साहस होना चाहिए जनता के सवालों का जवाब देने का, वो आप चारों जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे मंच पे आकर उसका परिचय दिया। इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा। मुद्दे बहुत है, मैं जानता हूं, और मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, विकास भी कभी खत्म नहीं होता, समस्याएं भी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इस सेशन के लिए आप चारों का बहुत बहुत आभार। आप लोग मंच पे आए और हमारा साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश सर। जैसा कि INS 24/7 और हरिभूमि हमेशा अपने अतिथियों का सत्कार करता है, तो मैं चाहता हूं कि अनूप स्वर्णकार जी आएं और राजकिशोर प्रसाद जी महापौर कोरबा का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। अतिथियों का सत्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोरबा की जनता से निवेदन करूंगा, ये उत्साह बचा के रखें, ये उत्साह अभी लंबा चलने वाला है। शैलेश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि राजकिशोर प्रसाद जी का शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। शैलेश पांडे जी से आग्रह करूंगा
राजकिशोर प्रसाद जी का महापौर कोरबा का सॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे। आग्रह करूंगा दुर्गेश श्रीवास्तव जी से कि जोगेश लांबा जी पूर्व महापौर नगर पालिका निगम कोरबा जी का सॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। अनूप स्वर्णकार जी से आग्रह करूंगा कि सुरेंद्र जायसवाल जी जिलाध्यक्ष कांग्रेस का सॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। लक्ष्मीकांत गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और डॉक्टर राजीव सिंह जी का जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी का सॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सम्मान की श्रृंखला के बाद सभी गणमान्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। दोस्तों, वक्त हो चुका है जिस घड़ी का हमें इंतजार था, संवाद की द्वितीय श्रृंखला का, और कुछ ही देर में हम द्वितीय श्रृंखला का परिचय देते हुए उस श्रृंखला